ट्रेन अपनी गति से गांव की ओर बढ़े चले जा रही थी। संजना पूरे 13 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। अपनी आंखों को बंद करके सर को पीछे की दीवार से टिकाकर 13 साल पुरानी यादों में वह खो गई थी। ए सरजू, सुन, तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, संजना ने सरजू से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे क्या काम है? सरजू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है न तू? सुन, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और बिगड़ेल है, संजना ने कहा। छोटी मालकिन, बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके एक कहे पर अपनी जान छिड़क देंगे, सरजू ने साहस करके कहा। सरजू, मैंने आज शाम की 5:40 वाली ट्रेन से भागने का सोचा है। तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो मेरे बाबा मेरी शादी जबरन उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी ऊँट गाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 5 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चले? हमारी अंटी में एक ठो थैला भी नहीं और हम ट्रेन से भाग चले। हमारी इस ऊँट गाड़ी का क्या होगा? वो तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी, सरजू ने चिंता व्यक्त की। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊंगी। तू अपने दोस्त हरिया को पहले ही स्टेशन पर भेज देना ताकि वो तेरी ऊँट गाड़ी को वापस ले आए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त और आ जाएगा जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है क्या ये? संजना ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम आपके खातिर जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 5 बजे आपको टेकड़ी के नीचे मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो, सरजू ने कहा। हमारी आखिरी आस तुम ही हो सरजू, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो, कहते हुए संजना की आंखें भीग गई। संजना वहां से भागते हुए चली गई। सरजू उसकी पीठ को ताकता रहा। ठीक 5 बजे सरजू के ऊँट गाड़े में संजना अपने बैग सहित बैठ चुकी थी। सरजू, डर तो नहीं लग रहा? संजना ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का? जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं है, सरजू ने कहा। और तुम्हारे माई बाबा, तुम्हारी बहन मुनिया, उनका क्या होगा? संजना ने पूछा। हम माई बाबा और मुनिया को कलवा के साथ अपने ननिहाल भेज दिए हैं। उनकी फिक्र ना ही कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाए। आपके घर पर पता चल गया होगा। आपके चचेरे भाई और मुखिया जी जरूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है, सरजू ने ऊँट गाड़ी को भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था। संजना ने सरजू से कहा। सरजू, याद है बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है। एक वादा मेरा, एक वादा आपका, सरजू ने कहा। सरजू, आज वो दिन आ गया है। मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है जो शहर में मेरे साथ पढ़ता है। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त हरिया के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुमसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम में अपना प्रेमी नज़र नहीं आता। मुझे माफ़ कर देना सरजू, संजना ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बस आपको झट से चढ़ा दूंगा। मेरी चिंता मत करना। मेरी मदद के लिए हरिया ही नहीं, रामू और चकलू भी आए हैं। पर एक वादा मेरा भी पूरा कर जाइए। वादा ये कि अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगी और गांव ज़रूर लौट कर आएंगी। वादा कीजिए छोटी मालकिन, सरजू ने कहा। वादा करती हूँ सरजू, तुमसे वादा करती हूँ, संजना ने भीगी आंखों से कहा। छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाइए। गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठ रहा है। शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। सरजू ने संजना का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। संजना उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बोगी तक पहुंची। बोगी से एक हाथ निकला और उसने संजना का हाथ थाम लिया। सरजू ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीखे और संजना की आंखें खुल गई। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई।
उसे एक दो टैक्सी और एक ऊँट गाड़ी नजर आई। उसने पहचाना ऊँट गाड़ी पर सरजू बैठा था। सरजू, गांव चलोगे? संजना ने कहा। अरे छोटी मालकिन, आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये ऊँट गाड़ी इसलिए यहाँ खड़ी करता हूँ कि गांव की कोई सवारी आए। सरजू ने आश्चर्य और खुशी से कहा। ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ सरजू? संजना ने आशंकित होते हुए पूछा। संजना ने देखा सरजू बहुत कमज़ोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। ये लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो अंधेरा गहरा जाए, सरजू ने संजना का बैग गाड़ी में रखते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद संजना ने पूछा, सरजू, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम हरिया के साथ रामू और चकलू को लेकर क्यों आए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, छोटी मालकिन, हम हरिया, रामू और चकलू को साथ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम जानते थे आप हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ भाग रही हैं और वे तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। अरे, तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि हम किसी और के साथ भाग रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? संजना ने चकित होते हुए पूछा। जी, आपने हमको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था। वो आपने जल्दबाजी में सही से नहीं चिपकाया था। वो हमने पढ़ लिया था। आप चौंकिए नहीं। मुझे पता है कि आप केवल ये जानती थी कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन हमारी बहन मुनिया ने हमें पढ़ना सिखा दिया था। जब आपने हमसे कहा कि आपको हमारे साथ भागना है तो हम समझ गए थे कि आप हमसे मदद मांगना चाहती हैं और हमने आपको भ्रम में ही रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। आपकी मदद की बात है तो आपने कहा था कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जान कुर्बान कर सकते हैं, सरजू ने कहा। लेकिन मेरे लिए क्यों? संजना ने आहत होते हुए पूछा। क्योंकि हम आपसे प्यार करते थे, सरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और तुम्हारी आँख को क्या हुआ? संजना ने काफ़ी देर बाद सवाल किया। आपकी ट्रेन चल पड़ी। हम, हरिया, रामू और चकलू वहाँ से सरपट गांव की ओर दौड़ लिए थे, क्योंकि जानते थे मुखिया जी और तुम्हारे चचेरे भाई अपने लठेतों के साथ मुझे मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें जान से मारने से बचा लें, पर हम गांव से कुछ ही दूरी पर थे कि हमें घेर लिया गया और लाठियों से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा और एक लाठी मेरी आँख पर पड़ी। मेरी आँख फूट गई। गाँव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर आ गया और हमारी जान बचा ली। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन खुद किसी और के साथ भागी है। ये तो अपना पेट पालने के लिए ऊँट गाड़ी चलाता है, इसमें सरजू का कोई कसूर नहीं। आपके घर वाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने उनकी बेटी को भगाने में मदद की है। इससे गाँव की नाक कट गई है, इसलिए मेरी जमीन मुखिया को सुपुर्द कर दी जाए, क्योंकि गाँव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायत डरती थी, इसलिए फैसला बड़े मालिक के हक में गया और हमारी ज़मीन मुखिया जी को दे दी गई और हम अपनी इसी ऊँट गाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। सरजू ने सारा किस्सा कह सुनाया। ओह सरजू, हमें माफ़ कर दो, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे दुख है कि मेरे कारण तुम्हारी आँख और खेत दोनों चले गए, संजना ने बहुत दर्द में कहा। कुछ देर खामोशी रही। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? संजना ने पूछ लिया। बच्चे? छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, ज़मीन चली गई, तो हमें अपनी बेटी कौन देता? कुछ रिश्ते भी आए, पर बड़े मालिक और आपके चचेरे भाइयों ने उन सबको डरा कर भगा दिया कि अगर अपनी बेटी की इससे ब्याह दी तो हम अपनी बेटी के भगाने का बदला तुम्हारी बेटी से लेंगे। और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया हमारे लिए। और हमारी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। सब पूछते हैं बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमें कोई मलाल नहीं। छोटी मालकिन, आप खुश और सुखी हैं ना? सरजू ने मासूमियत से बताया। सरजू, मैं अब तक तो बहुत खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर। संजना की पलकें भीग गई। छोटी मालकिन, गांव आ गया है, पर आपको यहीं उतरना होगा। हम बड़े मालिक के सामने जाते नहीं हैं, सरजू ने बताया। सरजू, मैं भी पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ से सूचना मिली कि पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हैं और मुझे बहुत याद कर रहे हैं। सुनो, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या तुम्हारे लिए? संजना ने भावुक होकर कहा। छोटी मालकिन, हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता दीजिए। हमारे कारण वो बिन ब्याही घर पर बैठी है। आपका बहुत उपकार होगा, सरजू ने मन की व्यथा कही। मैं ज़रूर उसकी शादी करवा दूंगी सरजू। अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी।
संजना मरे कदमों से खुद को गुनहगार समझती हुई हवेली के रास्ते की तरफ मुड़ गई। सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया कि सरजू को बड़े मालिक ने याद किया है। सरजू के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या कम दुख दिए हैं मुखिया जी ने हमें। सरजू अकेला जाना चाहता था, पर हरिया जिद करके उसके साथ हो ही लिया। हवेली के दालान में मुखिया जी एक बड़े तख्त पर लेटे हुए थे। मरणासन स्थिति में मुखिया जी बड़े दयनीय लग रहे। चाकर उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थे। बड़ी मालकिन उन्हें हाथ से पंखा झिला रही थी। संजना मुखिया जी के पास ही बैठी थी। सरजू मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके जमीन पर उकड़ू बैठ गया। मुखिया जी ने इशारे से चाकर को कहा। चाकर ने एक कुर्सी वहां रख दी। सरजू कुर्सी पर बैठो, हम अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी संजू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और वो जो आज अपनी जिंदगी में खुशहाल है। संजू के जाने के बाद हमें पता चल गया था कि जिससे संजू का रिश्ता किया था वो एक नंबर का अय्याश और बदतमीज आदमी था। अपनी अय्याशी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। सरजू ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मित्रता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें मन से सूरज को दी गई सजा के लिए बहुत दर्द था। सरजू, पिताजी अपने किए को बदल तो नहीं सकते, बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पर उसके परिणामों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी जमीन छीनी थी उससे दुगनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंख दान देने का निर्णय लिया है। वे चाहते हैं कि उनकी आंख तुम्हारी आंख में लगाई जाए, जिसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। संजना ने अपने पिता की मृत्यु का सोचते हुए नम आंखों से बताया। सरजू मुखिया जी के पांव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दनी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो संयत हुआ तो बोला, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और सरजू वहां से उठकर दूर चला गया। संजना उसके पास गई। बोलो, क्या बात है? छोटी मालकिन, जमीन तो ठीक है, पर बड़े मालिक की आंख हमें लगवाएंगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, सरजू ने सकुचाते हुए कहा। सरजू, उनकी देह के साथ आंखें भी राख हो जानी हैं। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों से तुम फिर से सुहाखे हो जाओ। मैं तुम्हारी एक आंख से अपने सखा और दूसरी आंख में पिता की दृष्टि देख पाऊं। सरजू, सकुचाओ मत, मना मत करना। ऐसा करने से मेरा और मेरे पिता दोनों का प्रायश्चित कम हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम होंगे। मेरे पिता ने सही, उनकी आंखें तो कम से कम जिंदा रहे, और तुम्हारे मना करने पर भी मैं और मेरे पिताजी मानने वाले नहीं हैं। कहकर संजना वहां से चली गई। मुखिया जी को गए हुए 1.25 महीना हो गया था। सरजू की फूटी आंख में मुखिया जी की आंख आज भी जिंदा थी। आज संजना वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर संजना ने सरजू से ऊंट गाड़ी में ही रेलवे स्टेशन जाने का बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने का समय था। सरजू एक तरफ खड़ा था। अचानक न जाने संजना को क्या सूझा। उसने आगे बढ़कर सरजू के पांव पकड़ लिए। सरजू अचकचाया। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी न बनाइए, उठिए। सरजू, हम अपने सखा और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम जिंदगी में कोई भी गलत काम न करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। संजना की आंखें भीग गई। अनायासी सरजू की दोनों आंखों से 2 अश्रुधारा बह निकली और सरजू के हाथ संजना के सर पर आशीर्वाद मुद्रा में जा लगी। सरजू की आंखों से बहते आंसू संजना के हाथ पर जा गिरे। फिर माहौल बहुत भावुक हो चला। संजना उठ खड़ी हुई। उसने आंख पोंछते हुए अपने पति से कहा, सरजू की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने इससे वादा किया है। एक नहीं, 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहन की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। यह कहते हुए संजना का पति सरजू के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी। सरजू ट्रेन को आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था।